नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीजीपीएससी वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो सीरीज में हम सीजीपीएससी तथा सीजी व्यापम के सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम न सिर्फ आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, बल्कि उससे रिलेटेड अन्य सभी तथ्यों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, ताकि भविष्य में एग्जाम में आने वाले प्रश्न सॉल्व हो सके। इस प्रकार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उसमें अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। दोस्तों, हम लोग सीजीपीएससी प्री 2021 से प्रारंभ करके 2012 तक के प्रश्नों को पहले सॉल्व करेंगे। उसके पश्चात सीजी व्यापम में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। कथन एक है, 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। हाँ, 1907 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। कथन एक सत्य है। कथन एक सत्य है। ऑप्शन ए में सभी सत्य है आ सकता है। ए दो बी एलिमिनेट हो जाएगा। सी सही है। डी में भी कथन गलत है, ये गलत हो जाएगा। कथन दो की बात करें तो इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई थी। बिल्कुल सही। इसमें कांग्रेस नरम दल तथा गरम दल 2 गुटों में विभाजित हो गई थी। कथन तीसरा है कि 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। कांग्रेस के कांग्रेस के निष्कासित चरमपंथी के सदस्य जिन्हें 1907 में बाहर कर दिया गया था, उन्हें 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः कांग्रेस में प्रवेश दिया गया। इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है एसपी सिन्हा, अतः कथन 3 गलत हो जाएगा। कथन 1 व 2 सही है, 3 गलत है। 1 व 2 सही है, 3 गलत है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें इसमें भी 3 कथन दिया गया है, बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कथन एक, अखिल भारतीय जनसंख्या का प्रथम प्रयास। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में 1871 नहीं 1872 में किया गया था। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार भारत में जनगणना का प्रयास किया गया था। कथन एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करें तो पहला सही है बोला है, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। कथन दो की बात करें तो सन 1881 में दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ की गई था। कथन दो सही है। कथन दो सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1993 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1993 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कथन एक है, जस्टिस फजल अली के एम पडिक्कर और हिंदनाथ कुजरू इसके सदस्य थे। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है, ये तीनों इसके सदस्य थे। कथन नंबर 2, आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। कथन तो ये भाषाई आधार पर इस आयोग ने सिफारिश की कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन इन्होंने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था। कथन दो गलत है। कथन 3, संसद के पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए। मूल संविधान में राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। ये 4 राज्यों की 4 श्रेणी ए बी सी डी थी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर उसकी जगह पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अतः कथन 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इस फजल अली आयोग की अन्य अनुशंसाओं के बारे में बात करें तो पहला, इन्होंने दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है का प्रावधान किया। और दूसरा, दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान किया। और तीसरा, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाएगा। क्षेत्रीय परिषद के गठन का भी प्रावधान किया। बढ़ते हैं दोस्तों आगे चौथे प्रश्न में।
चौथे प्रश्न के बारे में बात करें, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें 3 कथन दिया गया और उनके बारे में पूछा गया है। कथन 1 में भारत के 16वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा, वे अब तक के सबसे लंबी अवधि तक के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। दूसरा कथन सत्य है क्योंकि वे 7 साल 4 माह और 20 दिन तक भारत के सीजेआई थे, जो कि सबसे लंबे हैं। कथन 3, उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। उनकी कथन 3 है, उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। नीलम संजीव रेड्डी जी 25 जुलाई 1977 से 1982 तक भारत के राष्ट्रपति थे और उन्होंने ही उनकी नियुक्ति की थी। कथन 3 भी सही हो जाएगा और वे भारत के 16वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। कथन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नीलम संजीव रेड्डी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, वे निर्विरोध राष्ट्रपति चुनाव में निर्विरोध विजय पाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। तीसरा, उन्होंने 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर दूसरा संयुक्त अधिवेशन बुलाई थी। चौथा, पूर्ववर्ती राष्ट्रपति चुनावों में पराजित वे एकमात्र राष्ट्रपति। तो ये सब बातें नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें तो सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ए राजेंद्र मल लोढ़ा, बी एस चंद्रशेखर बाबू, सी गोपाल पल्लव पटनायक और डी कमल नारायण सिंह। इसका आंसर हो जाएगा कमल नारायण सिंह, जो सिर्फ 18 दिन के लिए भारत के सीजेआई बने थे। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें तो 44वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह संशोधन जनता सरकार द्वारा लाया गया था, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था, जिसको बदलाव करके यह संविधान संशोधन जिसमें बदलाव करने के लिए यह संविधान संशोधन लाया गया था। ऑप्शन बी भी सही है। सी, इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझावों के विपरीत कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। चौथा क्वेश्चन, इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझावों को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक कि वह संतुष्ट नहीं है। ये कोई स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति सिर्फ एक बार भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें तो इसमें 44वें संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया है। इसका स्टेटमेंट ए है, यह संशोधन जनता सरकार द्वारा 1977-89 में लाया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया था, अतः स्टेटमेंट एक सही है। दूसरा, बी स्टेटमेंट है, इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किए गए प्रावधानों को बदलने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं करेगा। राष्ट्रपति का कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करना सुनिश्चित किया गया, इसलिए ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर सी भी सही होगा। स्टेटमेंट नंबर डी है, इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझावों को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक कि वह संतुष्ट नहीं है। ये गलत है, क्योंकि सिर्फ एक ही बार भेज सकता है। राष्ट्रपति एक बार ही भेज सकता है। इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो इसमें 44वां संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण बातें आ जाती है, जिसके अनुसार पहला है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। दूसरा है, राष्ट्रपति चाहे तो दिए गए सलाह को सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तीसरी बातें हैं,
42वें संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। चौथा, 42वें संविधान संशोधन में संसद में कोरम की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया था। इसे 44वें संविधान संशोधन में कोरम को पुनः प्रभावी किया गया। इसके अनुसार आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आपातकाल की उद्घोषणा के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को अपनाया गया। दोस्तों, 7वें प्रश्न में चलते हैं। 7वां प्रश्न है, यदि किसी कारण से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही होगा? इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति पद पर बने रहेंगे। ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि वे उस समय राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। दूसरा, इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। स्टेटमेंट नंबर 3 है, यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद के निर्वहन करेंगे। ये भी सही है। उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि उस समय सीजेआई अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत होगा। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है, संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि संयुक्त बैठक संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक ये दोनों के लिए मान्य नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, यदि अगर स्टेटमेंट नंबर 1 है और ऑप्शन देखा जाए तो ए, बी और सी तीनों में 1 है, ये तीनों नहीं आ सकता, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अन्य स्टेटमेंट देखें तो किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का क्रम है, सबसे पहले लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो उस समय संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति, ध्यान देना, सभापति नहीं उपसभापति करेंगे क्योंकि राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए वे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। स्टेटमेंट नंबर 3 में संयुक्त अधिवेशन के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 गणपूर्ति होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि गणपूर्ति 1/6 नहीं बल्कि 1/10 होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? एसटी के लिए सबसे ज्यादा सीटें कहां आरक्षित है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें टोटल लोकसभा सीट है 80, लेकिन इसमें एसटी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है, एससी के लिए 17 सीट आरक्षित है। दूसरा स्टेट है ओडिशा। ओडिशा की बात करें तो यहाँ टोटल सीट है 21, ओडिशा में है टोटल सीट है 21, उसमें से एससी के लिए 3 सीट आरक्षित है और एसटी के लिए 5 सीट आरक्षित है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में टोटल है 14 सीट,
उसमें से एससी के लिए 1 आरक्षित है और एसटी के लिए 5 आरक्षित है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल सीट है 29, जिसमें से एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 6 सीट आरक्षित है। इसलिए इसके आधार पर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा सीट होगा मध्य प्रदेश में। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, बी शहरी विकास संबंधी समिति, सी श्रम संबंधी समिति और डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति। ये राज्यसभा के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11, भारतीय संसदीय समूह आईपीजी के संदर्भ में कौन से कथन सही है? स्टेटमेंट नंबर 1 है, यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है। ये गलत है, यह एक स्वायत्त संस्था होती है। यह एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 1949 में संविधान सभा के एक प्रस्ताव के अनुमोदन द्वारा किया गया था, इसलिए यह एक स्वायत्त संस्था होगी। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करें तो ए, बी और सी तीनों एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट नंबर 2 देखें तो संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। गलत है, संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य नहीं बन सकते। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला गया है, लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। ये बिल्कुल सही है। अगर आईपीजी के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो ये लोकसभा अध्यक्ष होता है, पदेन। लोकसभा का अध्यक्ष आईपीजी का पदेन अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं, उपसभापति आईपीजी का पदेन उपाध्यक्ष होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न केंद्र शासित प्रदेश का उनके बनने के वर्ष के स्थान पर सही मिलान कीजिए। लक्षद्वीप का गठन लक्षद्वीप का आ जाएगा 1956 में। दमन एंड दीव बना था 1962 में। गोवा और दमन एंड दीव 1962 में बना था। चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, ये 3 1966 में बने थे, इसीलिए सी का आ जाएगा 2। दादरा और नगर हवेली ये बना था 1961 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से कथन सही है? स्टेटमेंट नंबर 1 है, प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। दूसरा, स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा से 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। स्वायत्त जिला ये संविधान की 6वीं अनुसूची एएमटीएम में प्रशासन से संबंधित है। एएमटीएम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। इसके अनुसार असम, मेघालय और त्रिपुरा में स्वायत्त शासित जिलों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक स्वायत्त शासित जिला परिषद में 30 सदस्य होंगे, जिनमें से 26 सदस्य निर्वाचित मतदान द्वारा वयस्क का मताधिकार के आधार पर तथा 4 सदस्य मनोनीत होंगे राज्यपाल द्वारा। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 24 दिया, ये 26 होगा, ये 4 होगा। स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा।
और तीसरा, असम के स्वायत्त जिले में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्यपाल निर्देशित करता है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें तो वित्त आयोग के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन सही है? पहला, आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, ये सही है, आयोग में 5 सदस्य होते हैं। दूसरा, आयोग में कम से कम एक सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है, आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त हो सकता है। चौथा, आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संस्थान में। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, जो कि 1952 से लेकर 1957 तक था, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी, न कि के संस्थानम। इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 4 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 4 गलत हो जाएगा, 1 नहीं आएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही कथन चुनिए। इसका स्टेटमेंट 1 है, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। दूसरा, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 तथा अधिकाधिक 12 कर दी गई। तीसरा स्टेटमेंट है, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों पर किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिकाधिक 12 की गई। ऑप्शन नंबर 3, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, ये ऑप्शन भी सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया। दूसरा, कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या केवल 5 थी। तीसरा, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के भारत शासन अधिनियम में दिया गया था। सदस्यों को केवल प्रश्न पूछने का अधिकार, केवल प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 में दिया गया था, न कि पूरक प्रश्न। इसलिए ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 गलत, स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3। और इसका पहला स्टेटमेंट भी गलत है, इसे 20 जून 1892 को लागू नहीं किया गया था। इसका स्टेटमेंट नंबर 2, कुल 24 सदस्यों में से सरकारी सदस्यों की संख्या मात्र 5 थी। स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और विगत वर्षों के भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।